हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पेड बैच का आनंद उठा रहे होंगे। आप सबको जो भी वीडियोस पर डे मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग आपको प्राप्त होते हैं, आप सब उससे देख रहे होंगे, उसका फायदा उठा रहे होंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने 2 वीडियोज अब तक डाले वैदिक युग से संबंधित, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर है। और पहला जो चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी संबंधित सारे जो वीडियोस थे वो वीडियोस डाले जा चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो लोग अभी अभी कनेक्ट किए हैं वो सारे वीडियोस देख रहे होंगे और सब उसको देखिए, मतलब कह सकते हैं उस पर खूब जमकर मेहनत करिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप सब कह सकते हैं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका पूरा बेनिफिट उठाइए और जितना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जहां जहां पर इसका उपयोग हो आप उसका उपयोग करिए, ठीक है। क्योंकि हमने जो है, जो भी कह सकते हैं कि ये एग्जाम्स या कह सकते हैं ये सब्जेक्ट जो हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में जो भी वीडियोस डाल रहे हैं वो वास्तव में हर एग्जाम्स के लिए है। चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एसआई वगैरह के, चाहे सीडीएस, एनडीए, चाहे सीपीओ, सीपीएफ। इसलिए जब भी आप अगर चैनल के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी के संबंध में, हमारे संबंध में जानकारी देते हैं, तो आप उनको ये बताइए कि ये पूरा हर विषय के लिए, हर एग्जाम्स के लिए जो है वो कहे कि वो सही है। और वास्तव में इस तरह से एक बार जब आप प्रिपरेशन कर लोगे ना, फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की कुंजी आपके पास होगी, आप उसको जो है वो कहेंगे खोलकर आप उसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से आप काम कर रहे होंगे, हमारे जो डायरेक्शन है और हम जो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बुक्स भी अब धीरे धीरे आप सबों को मिलना प्रारंभ हो गया होगा। यकीन मानिए, अगर उन सारी चीजों को देखेंगे तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अपना फर्ज अदा कर लिया। फिर ऊपर वाला कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आपने इतने काम करने की हिम्मत दिखाई, आपने इतने काम किए, तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ठीक है ना। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर आप जमकर मेहनत करते हैं, कर्म करते हो, तो ये सही है कि जो कर्म है ना वो हमेशा अच्छा ही परिणाम लाए, ये बात सही नहीं है। लेकिन बिना कर्म के फल भी जो है प्राप्त नहीं होना है, यह बात भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। कर्म करेंगे तो एक ही चीज होगा कि बुरा हो सकता है, सॉरी 2 चीज हो सकता है, बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा अच्छे काम के लिए। उसका परिणाम भले ही गलत हो, लेकिन कभी ना कभी उसका सकारात्मक परिणाम जो है वो निकलकर सामने आता है। तो मेरे हिसाब से हम जो डायरेक्शन दे रहे हैं और मैंने जिस तरह से आपको जो है साइंटिफिक वे में पढ़ाया, अगर उस तरह से पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आप यकीन मानिए आप जरूर आगे बढ़ेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप केवल अपना कर्म, अपना फर्ज अदा करिए और फिर आंख बंद कर जो है वो क्या है कि ध्यान करिए, ईश्वर का ध्यान करिए। कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि ठौर ठिकाना आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास से हम मॉक टेस्ट सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट सीरीज के 5 वीडियोस अभी तक हमने डाले हैं, वो सब के सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, ठीक है। उसमें भी और बनना है, लेकिन चूंकि भारत के इतिहास का भी जो है हमने प्रॉमिस किया कि मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो चलाएंगे, तो इसमें जो है ये ध्यान रखिएगा कि अभी आज के इस क्लास में पहला जो चैप्टर होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारा चैप्टर पेड बैच में कंप्लीट हो चुका है। तो उससे संबंधित जो सवाल है वो सवाल हम देखेंगे, 25-25 क्वेश्चंस का सेट रहेगा और इसमें भी उम्मीद करता हूं कि कम से कम 3 मॉक टेस्ट जो है इसमें मैं करूंगा, हम सब देखेंगे, ठीक है। और आप सब उसको बारीकी से समझिए, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। वो आसान भी हो सकता है, ठीक है, वो सरल भी तो कठिन भी हो सकता है, और अभी धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर जाएंगे, ठीक है। चूंकि इसमें हर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे जो है हमसे जुड़े हुए हैं, तो सबको ध्यान में रखकर चलना है, कठिन से आसान, आसान से कठिन, इस तरह के सवाल से जो है हम लोगों को रूबरू होना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है पहला जो है टेस्ट पेपर है, 25 क्वेश्चंस का हम सब देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब अटेंटिवली जो है अब आप हमसे जुड़ चुके होंगे, तो पूरा कंसंट्रेटली पूरी बात जो है वो क्या है कि ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिएगा, ठीक है, अंत तक देखिएगा। देखिए यहां पे सबसे पहला
जो क्वेश्चन है वो है पूरा लेख विद्या के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान रखिए, ये सवाल आ चुका है, ठीक है ना। पूरा लेख विद्या एपिग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको समझना है, ठीक है ना। इसमें देखिए पूरा लेख विज्ञान, सबसे पहले देखिए सिक्कों की बात समझिए, ठीक है। यहां पे सिक्कों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है ना, इसे कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है किसका, सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स हो गया, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉइन्स हो जाएगा, न्यूमिस्मैटिक्स हो जाएगा। इसी तरह से एक चीज और समझिएगा कि डाक टिकटों का संकलन, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस पूछने का या करने का मकसद ये भी होता है कि उससे जुड़े हुए कुछ अगर महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं और भी जो बातें मैं जानता हूं मैं दे सकता हूं जिससे सवाल आ सकते हैं, उसके बारे में मैं क्या है कि बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए न्यूमिस्मैटिक्स की बात ये, तो ये स्टडी ऑफ कॉइन्स है। फिलेटली की बात अगर करेंगे तो इसमें डाक टिकटों का संकलन, ठीक है, डाक टिकटों का संकलन। इसमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या है कि बहुत सारी चीजों का वो क्या है कि संकलन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितने भी चीजों का संकलन है उन सारे संकलन का राजा जो है वो माना जाता है डाक टिकटों का संग्रह। तो फिलेटली जो है वो डाक टिकटों के संग्रह को कहा जाता है। इसी तरह अगर आप बात करिए तो एक और वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, फिलुमेनिज्म, ठीक है। एक फिलुमेनिज्म है। फिलुमेनिज्म जो है माचिस के डब्बों का, ठीक है, माचिस के डब्बों का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन कहलाता है आपका फिलुमेनिज्म, ठीक है। PHILUMANISM, फिलुमेनिज्म जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये माचिस के जो डब्बे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है उसका कलेक्शन करते थे, पहले हम भी किया करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक साथ एक जगह ट्रांसफर हो रहा था, फिर वहां पर क्या है कि पता नहीं वो कहां पे गायब हो गया, पता ही नहीं चला, ठीक है ना। लेकिन डाक टिकटों का संग्रह, इसी तरह से माचिस के डब्बे जो डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, ठीक है ना, उसका कलेक्शन जो है उसको भी फिलुमेनिज्म, उसको भी एक नाम है, उसके लिए भी एक डिक्शन है, एक पर्टिकुलर जो डिक्शन है उसको फिलुमेनिज्म कहकर पुकारा जाता है। लेकिन जब हम मुद्रा शास्त्र की बात करते हैं, जब हम सिक्कों के अध्ययन की बात करते हैं, तो ये न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, बात यहां पे की जाए किसका, जो है पूरा लेख विद्या का, ठीक है। पूरा लेख विद्या की अगर हम बात करें तो ये पूरा लेख विद्या जो है वो किसका अध्ययन करता है, शिलालेखों का। तो यहां पे देखिए शिलालेख कहने का मतलब हो गया कि ये अभिलेख है, ठीक है ना, अभिलेख। अभिलेख कहते हैं इसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको इंस्क्रिप्शन कहा जाएगा, इंस्क्रिप्शन। अशोक का अभिलेख बहुत ही फेमस, लेकिन ये अभिलेख भी जो है ना, ये अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शिलालेख, ठीक है, शिलाओं या चट्टानों पर खुदा लेख, ठीक है, शिलाओं या चट्टानों पर खुदा हुआ जो लेख है उसे शिलालेख कहा जाता है, इसको रॉक एडिक्ट कहकर पुकारा जाता है। इसी प्रकार स्तंभाभिलेख है, ठीक है, स्तंभाभिलेख हो गया पिलर पे, ठीक है। अशोक के बहुत सारे पिलर इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। तो जो पिलर्स होते थे उस पिलर के ऊपर, ठीक है, जो पिलर जैसे सामान्य तौर पे क्या है कि मकान की छत को सपोर्ट देने के लिए हम पिलर बनाते हैं, अब उस पिलर्स पे जो है जैसे फारसी जो ईरानी परंपरा के जो कह सकते हैं जो पिलर मिले, पिलर इंस्क्रिप्शन, वो वास्तव में मकान की छतों को सपोर्ट देने वाले जो पिलर है उस पर खुदे हुए। लेकिन अशोक के जो पिलर है ना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो खुले आसमान के नीचे किसी मकान के छत को सपोर्ट देने के लिए अशोक के कह सकते हैं कि पिलर्स नहीं बनाए गए। अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शंस जो है वो एक प्रकार से विजय पताका होता था ना, जैसे एकदम इरेक्ट होता था, और कह सकते हैं कि एक बड़ा सा जो है एक बिजली के खंबे की तरह जो है वो क्या है स्थापना की दूर दूर तक जो है वो दिखे, ठीक है। जैसे अटारी बॉर्डर है ना, हमारे देश के अटारी बॉर्डर पर जो है सबसे लंबा जो है तिरंगा लहराया करता है अभी भी। लेकिन अब जो है मेरठ में जो है, जैसा करंट अफेयर्स देखिएगा कि मेरठ में जो है अभी सबसे सबसे ऊंचा झंडा जो है वहां पे फहराया जाने वाला है, वहां पे जो है वहीं से दिखेगा, और उसका केवल कारण है 1857 के विद्रोह की क्रांति की शुरुआत जो है चूंकि वहीं से हुई थी, इसलिए वहां पर सबसे बड़ा भारत का सबसे ऊंचा झंडा जो है वहां पर लगने वाला है। लेकिन अभी तक का जो भी
रिकॉर्ड मेरे पास है, जो मेरी जानकारी है, ठीक है, उस जानकारी के अनुसार अटारी बॉर्डर पे जो है हमारे देश का सबसे बड़ा झंडा जो है वो क्या है कि लहरा रहा था, और शायद उसके पहले रांची में जो है सबसे बड़ा झंडा जो है फहराया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो है वो क्या है कि स्तंभाभिलेख हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझिएगा कि उसको कहा जाता है गुहा अभिलेख। अशोक के बराबर और दशरथ के नागार्जुनी पहाड़ी से गुहा अभिलेख मिला है। तो गुफा की दीवारों पर कैव इंस्क्रिप्शन, गुफा की दीवारों पर खुदा हुआ जो अभिलेख है, उसी अभिलेख को गुहा अभिलेख कहकर पुकारा जाता है। तो ये सब वास्तव में क्या है, इंस्क्राइब्ड है। ये सब आप कह सकते हो पुस्तक के शक्ल में नहीं है, ये सब वास्तव में क्या है कि दीवारों पर, या फिर जो है गुफा की दीवार हो गए, या फिर पिलर्स पे हो गया, या चट्टानों पर वो जो है लेख लिखे जाते थे। तो ऐसे सारे जो अभिलेख है ना, ऐसे सारे इंस्क्राइब्ड इंस्क्रिप्शन जो है उसी का अध्ययन जो जिसमें किया जाता है उसे एपिग्राफी कहकर पुकारा जाता है, पूरा लेख विद्या कहकर पुकारा जाता है। देखिए मेरे ऐसे सवाल लेने का जो मकसद है ना, वो मकसद यही है कि मैं इसके साथ और भी जितनी बातें मैं जानता हूं, ठीक है, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत मतलब समझ और कह सकते हैं ज्ञान भगवान ने दी है, उसको मैं देने की कोशिश करता हूं ताकि आप सब जो है वो समझ पाए, ठीक है ना। जैसे मुझे जानकारी है तो मैं कैसे आप तक अपनी बातों को पहुंचा सकता हूं। तो और जो मेरी जानकारी, मेरे पास जो जानकारी, वो मेरे लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना फायदेमंद आपके लिए है, ठीक है। आप ये सोचिए, ज्ञान ऐसी चीज है ना जो हमारे जीवन को चाहे जितना प्रकाशित करे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा जो अर्जन है वो ज्ञान का अर्जन है। इसलिए ज्ञान का अर्जन करिए, और बार बार मैं ये कहता हूं कि पढ़िए, खूब पढ़िए ना, खूब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये दुनिया का रिवाज है हमेशा से, और जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसका सम्मान दुनिया करती है, उसका कद्र दुनिया करती है, ठीक है ना। तो यहां पे अब देखिए क्या है कि इसके आगे की बात करें तो यहां पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को, ठीक है, ये बात मैंने बताया, लेकिन आपको जो है समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जिसको भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर, इसे कहा जाएगा फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी। और किनको कहा गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, ये सब के सब जो है वो क्या है कि उत्खनन करता थे, पुरातत्व से जुड़े हुए थे। लॉर्ड कर्जन जो है पुरातत्व से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इसको भी बड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है ना, इन सारी चीजों से इसको बड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर पुरातत्वविद की बात की जाएगी तो इन चारों में, जैसे इसमें सवाल अगर ये नहीं दिया होता, इसका सवाल ये दिया होता कि निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, कौन अन्य से भिन्न है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्वविद हैं, मार्टिमर व्हीलर पुरातत्वविद हैं, जॉन मार्शल पुरातत्वविद हैं, ठीक है ना। जॉन मार्शल ने ही, अभी आगे देखिएगा, जॉन मार्शल ने ही सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में राय बहादुर श्री दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। मार्टिमर व्हीलर की अगर हम बात करें, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण यानी इंद्र के आक्रमण की वजह से हुआ, ये मानते हैं मार्टिमर व्हीलर जो है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है कि बतलाते हैं। लॉर्ड कर्जन की बात अलग है। अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको मालूम होगा कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहली बार, ठीक है, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहली बार, सब कुछ दिया होगा किताब में, सब देखते रहिएगा, मैं रिकैप कर रहा हूं, इसलिए रिकैप कर रहा हूं ताकि आपको जब आप दोबारा किताब पढ़े ना तो आपको एकदम समझ में आ जाए, क्योंकि वो जो मैं जिस सेंटेंस में बात कर रहा हूं हमारे बुक्स उसी सेंटेंस में आपको मिलेंगे, इसलिए आपको लिए पढ़ना सरल हो जाएगा, आप हमारी बात को सुन लोगे, ठीक है। यहां पे देख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसी का पॉइंट वाइज फॉर्म में भी किताब है और इसी का डिटेल में भी किताब है। कितना तरीका अपनाएंगे, कितने चरण से आप गुजरेंगे, और आप देखिएगा फिर आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए निम्न में से किस विद्वान को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो यहां पे सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन इनके बारे में हमने क्या क्या बताया, उनके आगे और पीछे ये समझिएगा कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहली बार हड़प्पा की जानकारी दी। 1853 ईस्वी में इंडियन रेल का सबसे पहली बार प्रारंभ हुआ, ठीक है, और इसके बाद एक दौर प्रारंभ हुआ
और 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच, ठीक है, लाहौर जो है ये कराची है, ये लाहौर, तो लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का निर्माण होना था। तो विलियम ब्रंटन नामक अधिकारी को जो है कह सकते हैं कि गिट्टियों की जरूरत हुई और उसको प्राप्त और उसको जब प्राप्त करना चाहा, ठीक है ना, और उसको जब प्राप्त करना चाहा तो फिर क्या हुआ कि तब हड़प्पा के संबंध में विलियम ब्रंटन को भी कुछ जानकारी मिली। इसके बाद 1873 एडी में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भी जो है वहां पर जाकर अपना कुछ समय व्यतीत किया और उन्होंने भी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की। और अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। और हमने बताया कि इस तरह की जो कोशिशें 26 में, 56 में, 1873 में, इस तरह की जो भी कोशिशें हुई ना, वो इस सभ्यता को प्रकाश में नहीं ला पाया। 1921 एडी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर, श्री दयाराम साहनी और मोहन राखालदास बनर्जी, इन लोगों ने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का उत्खनन हुआ, जानकारी मिली, तब जाके हड़प्पा सभ्यता दुनिया के सम्मुख प्रकाश में आ सका। ठीक है, तो ये एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सवाल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस युग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, इसलिए मैंने इसको रखा है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे कैल्कोलिथिक, बहुत बार पूछा गया कैल्कोलिथिक क्या है, कैल्कोलिथिक क्या है, ठीक है ना। तो ये सवाल जो है ना वो क्या है कि कई बार आता है कैल्कोलिथिक। तो किस युग में तांबा, ठीक है, तांबा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, और पत्थर हो गया, पत्थर को पाषाण कहा जाएगा। ठीक है, तो सवाल यहां पे ये आता है, ठीक है, तांबा किस युग में तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैल्कोलिथिक, इसको जो है कैल्को, इसको ताम्र, इसको इंग्लिश हिंदी में कहेंगे ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण अगर लिख दिया जाता तब तो क्लियर ही हो जाता ना, लेकिन इसको इंग्लिश में इसीलिए हमने इसको दिया कि ये ध्यान रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं, आप पूछा जाएगा तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग कब किया जाता था, तो ताम्र पाषाण ऑप्शन में दिया रहता तो ये क्लियर ही हो जाएगा, बल्कि उसकी जगह पे कैल्कोलिथिक, और ये सब सवाल आ चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैल्कोलिथिक, इसी को इंग्लिश में वास्तव में हम लोग तो पढ़ते थे चैल्कोलिथिक, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली है कैल्कोलिथिक। ठीक है, कैल्कोलिथिक है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा। और शब्द मैं आपको कुछ बता दूं कि लीथ जो शब्द है ना, लीथ वास्तव में देखिए, लीथ मतलब होता है चट्टान, और चट्टानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान लिथोलॉजी कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिथोलॉजी जो है चट्टानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और लिथोलॉजी, लीथ जो है LITH, लीथ का मतलब होता है चट्टान। तो यहां पे जब भी कहेंगे नियोलिथिक है, नियो मतलब नया होता है, माइक्रोलिथिक, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, मैसोलिथिक, मैसो मतलब मीडियम होता है, मध्य पाषाण काल, तो ये सूक्ष्म पाषाण काल मैसोलिथिक हो गया, माइक्रोलिथिक हो गया, इसको कहते हैं। ठीक है, मैसो मतलब यहां पे मध्य पाषाण काल हो जाएगा, माइक्रोलिथिक का मतलब, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म पाषाण काल। कैल्कोलिथिक जो है, कैल्को जो है वो क्या है कि चट्टान, ताम्र और पाषाण को, कैल्को मतलब तांबा हो गया, लिथ मतलब चट्टान, तो ताम्र पाषाण काल जो है वो क्या हो जाएगा। और नियोलिथिक जो है, नियो मतलब नव, पाषाण, लिथ मतलब पाषाण, युग एज हो गया। अब यहां पे देखिए क्या है कि कैल्कोलिथिक क्यों, ये कहां पे आया, तो ध्यान ये रखिएगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, ये सिंधु घाटी, लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये ताम्र पाषाण काल में स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, नव पाषाण काल के जो है वो क्या है कि अंत के बाद जो है, अंत तक जाते जाते हिंदुस्तान में क्या है कि कह सकते हैं धातुओं का प्रयोग जो है वो प्रारंभ हो गया था, लेकिन चट्टानों का, पत्थरों का प्रयोग भी जो है वो क्या है कि चलता रहा। और इसको आप ऐसे समझिए कि आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में या पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे पहली बार मानव ने तांबे का प्रयोग किया, लेकिन तांबे का प्रयोग धातुओं में प्रारंभ हो तो गया, लेकिन बड़े पैमाने पर तुरंत अपनाया जाने लगा, ऐसा नहीं है। बड़े पैमाने पर अभी भी पत्थरों का प्रयोग ही किया जाता था औजार और उपकरण के निर्माण के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा धातुओं में किसका प्रयोग होता है, सबसे पहली बार, सवाल देखिए 3 तरह के। सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ,
तो वो क्या हो जाएगा, कांसा। कॉपर और टिन में मिलाकर जो है कांसा बनता है, कॉपर को टिन में मिलाने से कांसा बनता है। और इसको सबसे पहली बार किसने प्रारंभ किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। और सबसे पहली बार प्रारंभ किया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा गया। फिर दूसरा सवाल है कि हड़प्पा वासियों ने सबसे ज्यादा, अच्छा ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें जो लिखने का तरीका होगा ये, कांस्य युगीन हड़प्पा वासियों ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जिस धातु का प्रयोग किया वो कौन सी धातु है, लोहा है, तांबा है, कांसा है, ठीक है, तांबा है, कांसा है और पीतल है। तो इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ कांस्य युगीन हड़प्पा वासियों ने। कांस्य युगीन हड़प्पा वासी जो है, इससे एक कंफ्यूजन होगा कि दिमाग में आ गया कि हाँ सबसे ज्यादा कांसे का ही प्रयोग, इसलिए तो कांस्य युगीन कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। कांस्य युगीन इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि कांसे का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि कांसा जो है, कांस्य निर्माण के तकनीक की जानकारी हड़प्पा वासियों ने हासिल की और उसकी इसी विशिष्ट उपलब्धि के नाम से उसे कांस्य युगीन कहा गया। लेकिन कांसे की जानकारी हो गई, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर प्रयोग तांबे का ही हो रहा था। तो हड़प्पा वासियों ने अपने औजार उपकरण के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा कौन सी धातु का प्रयोग किया, तांबे का, ठीक है, कांसे का नहीं होगा, ठीक है। हर हमने आपको बताया था पीतल का, सॉरी कांसा का नहीं होगा, और हमने आपको बताया था क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका कारण हमने बताया था, आपको याद होगा कि वास्तव में क्या है कि कॉपर और टिन में मिलाने से क्या बनता है, ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज बनता है कॉपर को टिन में मिलाने से। और ये कॉपर जो है राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त तो हो जाता था, लेकिन ये जो टिन है ना वो अफगानिस्तान और ईरान से आता था, जिसको प्राप्त करना सरल काम नहीं था, कठिन काम था और टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव था। फिर अगर आप ले भी आए तो उसको कॉपर में मिलाकर सबसे पहले कांसा बनाओगे और तब जाकर आप औजार और उपकरण बनाएंगे ना, तो ये टाइम टेकिंग और लंबा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है टिन आसानी से मिल नहीं पाता, तो पहले की तरह तांबे का ही प्रयोग जो है अभी क्या है कि चल रहा था, ठीक है, तांबे का प्रयोग चल रहा था। तो तांबे का तांबा मिल जाता था, टिन आसानी से नहीं मिलने की वजह से कांस्य युगीन होने के बावजूद भी अभी भी तांबे का ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता था। तो ये हो गया दूसरा। तीसरे तरह का सवाल है कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा वासियों ने अपनी औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया, तांबा, लोहा, कांसा और पत्थर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है और ये नहीं ऑप्शन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि किस धातु का, केवल लिखा है किसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया, तो याद रखिएगा वो पत्थर हो जाएगा। धातु, किस धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग किया, तांबे का। किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया, कांसे का। बात समझ में आ रही है। जब पूछा जाए किसका प्रयोग सबसे ज्यादा पूछा गया और उसमें अगर पत्थर ऑप्शन दिया है तो पत्थर ही लगाएंगे आप। और एक और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि एक सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस धातु के अभी तक किसी तरह के प्रमाण नहीं मिले, तो वो हो जाएगा लोहा। लोहे का प्रयोग जो है अभी यहाँ पर आम नहीं हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है अगर बात की जाए तो यहां पर जो है वो क्या है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया, हमने आपको बताया जॉन मार्शल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने आपको बताया भारत की प्राचीनतम ज्ञात नगरीय सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहे जाने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। अब इसके बारे में कहने के पहले देखिए हमने आपको 4 शुरू में, जब आप शुरू में देखिएगा पहला जो वीडियो था सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, उसमें हमने सबसे पहले यही बताया था कि आप सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्यों कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्यों उसे प्राचीन भारत के इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है, ये हमने आपको बताया था ना। तो आपको याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो इनिशियल साइट्स थे वो पाए गए थे इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर्स, ऑन द बैंक ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर्स। इसका मतलब ये हो गया कि वो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द पाए गए थे, ठीक है। और सिंधु या उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द स्थित होने की वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, सिंधु की सहायक नदियां, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चनउदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो ये सारे जब पूरा स्थल मिले सिंधु नदी के किनारे तो इसको आनंद फानन में जैसे जॉन मार्शल ने इसको सिंधु सभ्यता कहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे स्थलों की जानकारी मिली जो सिंधु या उसकी सहायक नदियों से काफी दूर दूर स्थित था, इसलिए विद्वानों ने को लगा कि नहीं ये नाम सही नहीं है, तो फिर क्या नाम रखा जाए। तो पुरातत्व शास्त्र में एक परंपरा रही है कि किसी भी अज्ञात सभ्यता का नामकरण हम उस स्थल के नाम से कर देते हैं जिसकी पहली बार खुदाई हुई रहती है। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरा स्थलों में सबसे पहली बार हड़प्पा की खुदाई हुई, इसलिए हड़प्पा
सभ्यता कहा गया। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया, अभी भी बताया, कांस्य का सबसे पहली बार निर्माण हड़प्पा वासियों ने किया, इसलिए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं भारत की प्राचीनतम ज्ञात नगरीय सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहे जाने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो इसका पहला देखिए, इससे संबंधित प्रारंभिक पुरास्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द प्राप्त हुए थे। दूसरा होगा, इससे संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द प्राप्त हुए थे। तीसरा, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के ही किनारे स्थित था। सेंधावासी सर्वप्रथम इसी नदी के किनारे बसे। तो इसका सही जवाब क्या है, इससे संबंधित प्रारंभिक पुरास्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द प्राप्त हुए, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित देखिए यहां पे सर्वाधिक पुरास्थल की बात की जाएगी। तो एक तो हो गया सर्वप्रथम कौन सी नदी किनारे, सिंधु या उसकी सहायक नदियों किनारे। इसके बाद सवाल है कि सर्वाधिक पुरास्थल, तो ध्यान ये रखिएगा कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता तो कहते हैं, लेकिन इसके अधिकांश जो स्थल है वो सरस्वती नदी के इर्द गिर्द मिले हैं। सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, ठीक है, और जिस स्थान पर लुप्त हुई है उस स्थान को विंशन कहा जाता है। राजस्थान में जिस स्थान पर सरस्वती नदी लुप्त हुई है उस स्थान को विंशन कहा जाता है, विंशन, ठीक है, विंशन कहकर पुकारा जाता है। और आपको यह ध्यान में रखना है कि भले ही हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हो, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, इसके सबसे ज्यादा पूरा स्थल वास्तव में किधर मिले हैं, सबसे ज्यादा पूरा स्थल मिला है सिंधु या सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज्यादा पूरा स्थल मिला है। और इस वजह से हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि इसे जो है सिंधु से सरस्वती घाटी की सभ्यता कहने की बात जो है या कोशिश जो है वो हो रही है। और रीजन क्या है कि अधिकांश जो पूरा स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे मिला है। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता ना कहा जाकर इसको सरस्वती घाटी की सभ्यता कहनी चाहिए, ऐसी बात है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, तो जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को किस कारण से हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसका कारण हमने क्या बताया था कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल का सबसे पहली बार उत्खनन हुआ, तो सबसे पहली बार चूंकि उसकी खुदाई हुई थी इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मतलब पूरा तत्व शास्त्र में देखिए एक बात समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलनी प्रारंभ हो गई, लेकिन यह सभ्यता, इसका नाम उस जमाने में क्या था ये तो पता नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि हड़प्पाई लिपि अभी तक नहीं जा सकी है। तो पढ़ी नहीं जा सकने की वजह से उस युग में, उस जमाने में वो वास्तव में किस तरह का साम्राज्य था, किस तरह का जो है क्षेत्र, जैसे आप मगध साम्राज्य की बात करते हैं ना, मगध साम्राज्य, तो आप कुछ ना कुछ तो नाम देते हो ना, तो उस काल में क्या नाम था इस तरह ये तो पता था नहीं, और नहीं था तो कुछ ना कुछ तो नाम आप दोगे, तो उसको जो है अनंत फार्म में सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। फिर क्या हुआ कि नहीं, इसमें बहुत सारे पूरा स्थल मिले जो उससे दूर है, तो इसको क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, तो इसका कारण अब समझ में आ गया। सभ्यता से संबंधित पूरा स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की ही, ठीक है, सर्वप्रथम हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी। ठीक है, सब फर्स्टली एक्सकैवेटेड साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज हड़प्पा, दैट इज व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की क्रीट सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, ये सब समकालीन सभ्यता। मेसोपोटामिया, आप लोगों को मालूम है मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम इराक है। ठीक है, फारस का वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है कि रोडेशिया, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, ये सब जो है सामान्य सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है देखिएगा, ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है। सब देखिए एनसीईआरटी से ज्यादातर सवाल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्रफल में था,
ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्रफल में था ये हमें देखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमने आपको बताया था कि ये जो है उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर में स्थित स्थल का नाम मांडा, इसके बाद सबसे पश्चिम में स्थित स्थल का नाम सूतका गेंडोर हमने बताया था, सबसे पूर्व में स्थित स्थल का नाम आलमगीरपुर, और इसके बाद हमने बताया था कि ये भगत राव का क्षेत्र है और ये हो जाएगा दैमाबाद का क्षेत्र, और इसके बीच का डिस्टेंस हमने बताया था 1600 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 1100 किलोमीटर और यहाँ के बीच का डिस्टेंस 300 किलोमीटर, और इस प्रकार मांडा से दैमाबाद के बीच का डिस्टेंस 1100 प्लस 300 इज इक्वल टू 1400 किलोमीटर्स हो जाएगा। और इसका जो एरिया था ना, ये 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर था, और इसका जो आकार था, ठीक है ना, वो आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार आकार, त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। और स्टुअर्ट पिगट महोदय के अनुसार हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बाद तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा के होने की वजह से, इससे जो है लोथल होने की वजह से लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी। पाषाण युगीन, ताम्र युगीन, लौह युगीन, कांस्य युगीन। हमने आपको बता दिया अभी कांस्य युगीन। ठीक है, कांस्य युगीन हड़प्पावासी अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। क्या हो जाएगा, लोहा की, तांबा कि कांसा। कांसे का सर्वप्रथम प्रयोग, तांबे का सर्वाधिक प्रयोग, लोहे का प्रयोग नहीं होता था, टीन आता था अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, निम्न में से किस धातु से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, अभी अभी हमने बताया कि ये लोहे से परिचित थे, और लोहे के बारे में हमने आपको बताया था कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बाद ये अर्ली वैदिक पीरियड है, इसके बाद ये लेटर वैदिक पीरियड है, इसके बाद ये 6th सेंचुरी BC है। यहाँ पर लोहा नहीं था, यहाँ पर लोहा नहीं था, यहाँ पर लोहे की जानकारी हुई, यहाँ पर लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, और लोहे की जानकारी हुई, और उत्तर वैदिक काल में पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर यानी चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अपने लास्ट वीडियो में देखिएगा, तो जब हमने वैदिक युग के स्रोत की बारे में बात किया था, तो उसमें अलग से इस बात की जानकारी दी थी, जिसमें हमने बताया था चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांड, इसको पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हुआ, और उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का प्रयोग भी प्रारंभ हुआ। इसलिए एक सवाल आता है कि लोहे के प्रयोग का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस मृदभांड संस्कृति के समकालीन है। काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, ओकर कलर्ड पोटरी यानी गैरू वर्णी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब देखिए, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आपको, और थोड़ा सा टिपिकल भी लगता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको बिल्कुल एकदम अलग तरह का सवाल लगेगा। ठीक है ना। ये पूछा गया लोहे के प्रयोग का प्रारंभ, लोहे के प्रयोग का प्रारंभ का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया रहेगा काले, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर यानी मिट्टी के बर्तन, इसके बाद OCP यानी ओकर कलर्ड पोट्री, जिसको गैरू वर्णी मिट्टी के बर्तन कहा जाता है, इसके बाद हो जाएगा पेंटेड ग्रे वेयर यानी चित्रित धूसर मृदभांड, और डी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा NB नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। चूंकि यहाँ पे लोहे के प्रयोग के प्रारंभ की बात आ रही है, तो ये उत्तर वैदिक काल में था। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा, इसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड हो जाएगा, इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 6th सेंचुरी BC। यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्लैक एंड रेड वेयर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इधर ओकर OCP ओकर कलर्ड पोट्री हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर जो है वो क्या है NBPW का प्रारंभ।
यहाँ पे जो है पेंटेड ओकर, पेंटेड ग्रे वेयर हो गया, चित्रित धूसर मृदभांड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6th सेंचुरी बीसी में उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, और फिर मौर्य काल जब आएगा तो यहां पर भी NBPW है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 6th सेंचुरी बीसी में, और मौर्य काल में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ, ठीक है। समझ में बात आ रही है। OCP जो है यहीं पे उत्तर वैदिक काल में लोहा आया, ठीक है। तो लोहे के प्रयोग का प्रारंभ का संबंध OCP से, लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग का संबंध, सॉरी यहां पे जो है कि उत्तर वैदिक काल, ये थोड़ा सा मैं मिस कर गया, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार बता दूं, थोड़ा सा जो है वो क्या है कि यहां पर, ठीक है, यहां पर इसको फिर से समझिए। हमने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ध्यान से समझिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक पीरियड यानी पूर्व वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल, फिर 6th सेंचुरी बीसी, और फिर मौर्य काल मान लीजिए, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्लैक एंड रेड वेयर, वेयर मतलब मिट्टी के बर्तन। पूर्व वैदिक काल में ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ साथ क्या हो जाएगा, साथ साथ हो जाएगा OCP, ठीक है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी में NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और यहां पर भी NBPW, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, अब आप समझिएगा कि लोहे का प्रयोग यहां पे हुआ, तो लोहे के प्रयोग के प्रारंभ का द्योतक हो जाएगा PGW। लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग यहां पर हुआ, यानी कि लोहे के बड़े पैमाने पर प्रयोग का प्रतीक हो जाएगा NBPW, और NBPW का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ मौर्य काल में। तो फिलहाल यहां पे लोहे के प्रयोग का प्रारंभ PGW से संबंधित है, लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग NBPW से संबंधित है, ठीक है। इसलिए यहां पे निम्नलिखित में से जो है वो क्या है कि सवाल जब आएगा कि निम्नलिखित में से किस धातु से हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे, तो नहीं थे तो वो हो जाएगा लोहा। और लोहे के बारे में जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि लोहे का सबसे पहली बार प्रयोग जो है वो कब हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में, और इस काल में चित्रित धूसर मृदभांड PGW का जो है प्रयोग हो रहा था, इसलिए लोहे के प्रारंभ का द्योतक PGW हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सवाल आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, 6th सेंचुरी BC, जहां पर लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होगा, और यहां पे कौन से बर्तन का प्रयोग प्रारंभ होगा, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किन धातुओं का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को था, ठीक है। जब इस तरह का सवाल आएगा, किस धातु का प्रयोग जो है उससे हड़प्पा वासी परिचित है, ठीक है ना, तो कौन सा सही है उसमें देखिएगा, जो जो लोहा, जिसमें जिसमें लोहा होगा उसको तुरंत कट कर दीजिएगा, तुरंत हटा दीजिएगा। लोहा से पहले लोहा वाला तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है। तो सोना है, चांदी है, तांबा है। सोना कहां से, कोलार क्षेत्र कर्नाटक से, ये याद रखिएगा क्योंकि ऐसा सवाल आता है, कोलार क्षेत्र कर्नाटका। तांबा कहां से आता था, तांबा आता था खेतड़ी राजस्थान से, ठीक है, खेतड़ी राजस्थान से आता था। चांदी हमने आपको बताया, चांदी और टिन जो है अफगानिस्तान, ईरान से आता था। लोहे की जानकारी हड़प्पा वासियों को था ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर टिन, तांबा, चांदी, कांसा, कांसा है, लोहा, लोहा नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। कांसा, तांबा, लोहा, लोहा है इसका मतलब ये नहीं होगा। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन, यहाँ कहीं लोहा नहीं, इसलिए इसका सही जवाब ये होगा। ध्यान रखिएगा ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इतना ना धातु का नाम दे दिया कि आप कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है ना। लेकिन जैसे देखेंगे तो लगे कंफ्यूजन होगा, लेकिन वास्तव में बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान वाला है कि बस लोहा केवल देखना, लोहा पकड़ना, बाकी छोड़ दीजिए। जिसमें लोहा नहीं है वही होगा, तो लोहा सब में था इसलिए जो है ये नहीं होगा, इसका चौथा आंसर सही होगा, ठीक है। हड़प्पा वासी अपने हथियारों के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं करते थे, किसका प्रयोग नहीं करते थे, आप समझ लीजिए क्या होगा, लोहा होगा। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है, नहीं है, चार्ल्स मैसन, कनिंघम, M व्हीलर, PS वत्स।
व्हीलर महोदय हैं ही हैं, इन्होंने कहा कि वहाँ पे आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ। कनिंघम महोदय भारतीय पुरातत्व के पिता। चार्ल्स मैसन 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा की जानकारी दी। पीएस वत्स नहीं है, माधव स्वरूप वत्स है, ठीक है, लेकिन पीएस वत्स जो है वो क्या है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? सबसे पहले दयाराम साहनी। खोज करता है, खोज करने वाला किसके नेतृत्व में? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। लेकिन खोज करता जो हड़प्पा को जिसने खुदाई की वही तो करे माना जाएगा ना। तो हड़प्पा की खुदाई कौन किए थे? हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? आपको मालूम है 1900। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने इसलिए दिया क्योंकि ये सवाल आया हुआ है और इसमें क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई कि यहाँ पे 19 सब जानते हैं कि हड़प्पा में 1921 में, मोहनजोदड़ो में 1922 में, ऐसे हम लोग समझते हैं ना। लेकिन यहाँ पे कहीं पे 1921 नहीं है। तो 1921 नहीं है तो आप देखिएगा अगला वर्ष जो होगा वो दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप सोचो 1921 में मान लीजिए कि ये नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हुआ, तो ऐसे ही खोद कर एकदम पूरा जानकारी तुरंत तो मिलेगी नहीं, छोटी सी जगह तो होती नहीं है। तो इसके खुदाई करते करते 1922 में चले गए, फिर पता चला तो 1921 में तो पता चला, लेकिन खुदाई के पूरे काम जो है वो 1922 तक में जाकर कंप्लीट हुआ। तो इसलिए 21 नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1922 दिया रहेगा, आप 1922 लगाएंगे क्योंकि ये सवाल आया हुआ था ऐसे ही जो है। तो इस तरह के सवाल कॉमन सेंस वाले भी होते हैं, इसको आपको ध्यान। भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? ठीक है, कॉमन सेंस के आधार पर कौन सा होगा? हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो कब खोजा गया? 1921 में। चनहुद्रो 1931 में, मोहनजोदड़ो 1922 में, सूतकागेंडो 1927 में, ठीक है। इस तरह से खोजा गया। तो सबसे पहले क्या हो गया? हड़प्पा। ये कॉमन सेंस वाला ऐसे भी। आजादी के बाद भारत के भीतर आने वाले किस राज्य से सर्वाधिक हड़प्पाई पुरास्थल मिले हैं? सर्वाधिक पुरास्थल कहाँ से मिला है? गुजरात से। गुजरात हो गया। लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, प्रभास पाटन, सुरकोतरा, धोलावीरा, देसलपुर, भगत राव। इतना स्थल तो मैं ही जानता हूं जो इंपॉर्टेंट है। मालवन, ठीक है ना। ये सब जो है वो क्या है कि ये सब गुजरात में। और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में याद रखिएगा कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप में अगर बात किया जाए, हिंदुस्तान के अंदर बात की जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों में सर्वाधिक जो पुरास्थल है वो गुजरात से मिले हैं, ठीक है, गुजरात से मिले हैं। और गुजरात में हमने आपको बताया ये जो हिस्सा है वो क्या है कहलाता है? ये कच्छ। और ये क्या कहलाता है? काठियावाड़ या सौराष्ट्र। इसको कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र खंबात की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत हड़प्पाई पुरास्थल कौन सा है? ठीक है, देखिए यहां पे सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अब जो खुदाई हुई है, अब जो अभी लेटेस्ट जानकारी है उसके अंतर्गत अब राखी घड़ी जो कि हरियाणा के हिसार या जिंद जिले में स्थित है, अब ये राखी घड़ी जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत हड़प्पाई पुरास्थल बन गया। राखी घड़ी, ना कि मोहनजोदड़ो। राखी गढ़ी जब तक नहीं हुआ था तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसके बाद मोहकालो, इसके बाद कालीबंगा, लोथल, ये सब था। तो मोहनजोदड़ो सबसे विशाल था, लेकिन वास्तव में जो है अब हो गया राखी गढ़ी। यानी जब से राखी गढ़ी की खुदाई हुई, जानकारी मिली, उससे क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत स्थल जो है वो अब पाकिस्तान में ना होकर हिंदुस्तान में है, और वो राखी गढ़ी है वो पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो अब नहीं है, ठीक है। ये याद रखना। आगे देखिएगा कि यहाँ पे पूछा जाएगा, देखिए जहाँ राखी गढ़ी नहीं दिया तो मोहनजोदड़ो, लेकिन देखिए अद्यतन जानकारी के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत हड़प्पाई पुरास्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी हो जाएगा। राखी गढ़ी अब जो है सर्वाधिक विशाल स्थल स्थित हो गया, ठीक है। 22 में निम्नलिखित कौन सा हड़प्पाई पुरास्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? चनहुदड़ो, हड़प्पा, देसलपुर, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी। देखिए अब यहाँ पे समझिए, फिर से नक्शा देखिए, ये है हिंदुस्तान का गुजरात राज्य, ये है सिंधु नदी। इधर आप देखिएगा, पहले समझिए ये जो इसमें कौन कौन सा? लोथल, ये लोथल है,
इसके बाद ये हो जाएगा धौलावीरा हो जाएगा, धौलावीरा। ये हो जाएगा सुरकोतड़ा, सॉरी ये सुरकोतड़ा है, ये धौलावीरा है, यहाँ पे देसलपुर है, ठीक है। इसके बाद रंगपुर है, तो यहाँ पे रंगपुर है, रंग लो धान की भूसी, रंगपुर लोथल से धान की भूसी मिला है। और हरियाणा में जो है वो क्या है कि वो हो जाएगा राखी गाड़ी, तो राखी गाड़ी यहाँ पे हो गया। चनहुदड़ो जो है, चनहुदड़ो यहाँ पे हो जाएगा, ये इस और हो जाए, इधर मोहनजोदड़ो इधर चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो यहाँ पे है, ठीक है। हड़प्पा जो है वो क्या है कि हड़प्पा यहाँ पे झेलम चिनाब रावी, रावी यहाँ पे हड़प्पा है, ये पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा हो जाएगा। देसलपुर जो है, देसलपुर ये है, ठीक है। धौलावीरा की बात आएगी, धौलावीरा ये हो जाएगा। इसके बाद लोथल, लोथल की बात आएगी, लोथल ये हो गया। कालीबंगा की बात आएगी, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो है राखी गाड़ी रंगपुर, ये भी हिंदुस्तान में। तो कौन सा हिंदुस्तान में नहीं है? तो चनहुदड़ो और हड़प्पा नहीं है। समझ में बात आ रही है ना? इस तरह के सवाल आते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। सवाल इसलिए सॉल्व किए जाते ताकि आपको ध्यान ये रहे कि आपको करना क्या है। दो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली हड़प्पाई बस्ती कौन सी थी? अभी अभी हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरा स्थल जो है वो पुरा स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? वो है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बाद तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल लोथल था, इसीलिए लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहकर पुकारा जाता है। तो दो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली हड़प्पाई बस्ती कौन सी थी? तो वो हो जाएगा चनहुदड़ो व हड़प्पा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, सब समझिएगा। आप सोचेंगे कि रावी नदी के कितना आसान सवाल, आसान सवाल तो है, लेकिन मैं इसके थ्रू इसलिए ये सवाल लिया कि मैं ये बताना चाहता था कि ये देखिए ये है आपका सिंधु नदी, ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज। सतलज नदी के किनारे रोपड़, ठीक है, यहीं से मिला था ना। कुत्ते के हड्डी के साक्ष गोलू रो दो बताया था ना, गोलू रो दो, लो से लोथल, रो से रोपड़, गॉट बकरी लोथल कैसे, डीओजी साहब यानी कुत्ते का जो है साक्ष कहाँ से? रोपड़। और ऐसे ही साक्ष कश्मीरी नवपाषाण कालीन बस्ती बुरजा होम से प्राप्त हुआ, देखिएगा मैंने बताया आपको, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद झेलम चिनाब है, यहीं पे मांडा है, कश्मीर में है, अखनूर जिले में, और ये सर्वाधिक उत्तरी सीमा थी। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी है। इसके बाद ये मोहनजोदड़ो का क्षेत्र है, ये हो जाएगा चनहुदड़ो का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चनहुदड़ो सिंधु नदी के, ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी, रावी नदी किनारे हड़प्पा, चिनाब नदी किनारे मांडा का क्षेत्र हो जाएगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, बनावली लुप्त सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर का क्षेत्र है, ठीक है, आलमगीरपुर का क्षेत्र है। तो ये यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे मेरठ में है। और अगर आप जो है वो क्या है कि ये अगर देखिए ये पाकिस्तान का मकरान से, ये सूतका गेंडोर दश्क नदी के किनारे, सोतका कोह शादी कौर नदी के किनारे। मैं इसलिए ये सवाल लिया क्योंकि एक तो रटना है आपको कौन सी नदी किनारे। आप बुक्स देखेंगे उसमें लास्ट में हमने एक चार्ट बनाया, उसको आप देख लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा, ठीक है ना, कौन सी नदी किनारे क्या है। देखिए ये सब बेसिक चीज़ें जब आप स्टार्ट करते हो ना, जब तक ये सारी चीज़ें पता नहीं होगा ना तो आप कॉन्सेप्ट क्या बनाएंगे आप। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें पहले आप, जैसे कहते हैं ना कि आप जब स्टार्ट करते हो, देखिए पहले समझिए मैं किस तरह से क्यों ऐसा पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप अक्सर जब तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपको लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, तो एनसीईआरटी तो किस क्लास का? तो भाई 6 से स्टार्ट कर दो, 7, 8, 9, 10, 11। अब आप सोचिए आपको मतलब जो है शर्म भी नहीं आती, हम सबको शर्म भी नहीं आता है कि एनसीईआरटी पढ़ने को कह रहा है कि क्लास 6 का पढ़िए, क्लास 7 का पढ़िए। तो हमें लगता है कि यार मतलब ऐसा लग सकता है कि यार कितना बच्चों वाली बात है, ये बच्चों वाली किताब पढ़नी पड़ेगी। वास्तव में हमें पढ़नी पड़ती है क्योंकि हम कुछ भी नहीं होते, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन हमारे पास कुछ जानकारियाँ होती नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ से बेसिक चीज़ें तो पहले समझिए आप, इमारत तो बाद में बनेगी ना, पहले फाउंडेशन तो बनाइए आप।
ठीक है ना। तो मैं इसलिए मैं इस तरह से ही स्टार्ट करता हूँ ताकि वो बेसिक चीज़ें आपने अगर बना दिया, सब लगा कि हाँ सब सरल है, तो इसका मतलब है ठीक है, आप ट्रैक पे हो, आप तैयारी ठीक से चल रही है, मेहनत कर रहे हैं। तो ये सवाल जो है वो क्या है कि इसका आकलन भी आप कर सकते हैं इसके थ्रू जो है कि क्या है कि कैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक उत्तरी सीमा बनाने वाला कश्मीरी पूरा स्थल जो है वो किस नदी पर स्थित है, हो जाएगा आपका झेलम नदी, ठीक है। तो देखिए इसको ये ध्यान रखिएगा, ये जैसे है ना, ये मांडा है, ये हो गया सूतका गेंडोर, आलमगीरपुर, इसके बाद भगत राव, दैमाबाद। सर्वाधिक उत्तरी मांडा, सर्वाधिक पश्चिमी सूतका गेंडोर, सर्वाधिक हो जाएगा आलमगीरपुर, सर्वाधिक भगत राव, सर्वाधिक दैमाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे उत्तर पूछा है, उत्तरी सीमा मांडा है और मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल भी जो है पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्नों की श्रृंखला जो हमने प्रारंभ की है और ये जो 25 क्वेश्चंस थे सरल थे, आपको लग सकता है, हमें भी लग सकता है, हमें तो लगता ही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सरल क्वेश्चंस आप समझते हो, यानी कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आपको क्या है कि अगर आप बेसिक चीज़ें जानते हो ना, तो फिर क्या है कि किताबें पढ़ते जाओगे, क्या है कि आपने एक बेसिक चीज़ों की चीज़ें समझ ली, फिर किताब पढ़ेंगे तो एक लेयर और बढ़ेगा ज्ञान का, फिर किताब पढ़ोगे एक लेयर, फिर ये क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा, फिर इतना परफेक्ट हो जाएंगे आप कि फिर आप कठिन से कठिन, आसान से आसान प्रश्न को आप जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये पेशकश जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट्स करिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं कल मिलूँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।